जरा ठहरिए, क्योंकि जनता के पैसों का हिसाब किसी ना किसी को तो देना ही होगा। आज की ये खबर जहां एक तरफ कई लोगों को हैरान करेगी, तो वहीं कई अधिकारियों को जबरदस्त झटका भी दे सकती है। इस खबर का सीधा ताल्लुक है चंडीगढ़ प्रशासन के बिजली विभाग से। ये सुनकर हो सकता है कि कई बड़े से छोटे अधिकारियों की नींद भी उड़ जाए। आज आपके सामने पेश करेंगे चंडीगढ़ के इतिहास का सबसे बड़ा घोटाला। आपने पिछले कुछ महीनों में दो बड़े घोटालों के बारे में जरूर सुना होगा। पहला, हरियाणा का करीब 590 करोड़ का आईडीएफसी फर्स्ट बैंक घोटाला, जो अब सिर्फ बैंक तक सीमित नहीं रहा। मामला सीबीआई के पास है, चार्जशीट दाखिल हो चुकी है। बैंक अधिकारियों के साथ साथ सरकारी अधिकारियों पर भी कार्रवाई हुई है। अब तक 3 आईएएस अधिकारी गिरफ्तार हो चुके हैं, जबकि 8 आईएएस अधिकारियों और 1 आईएफएस अधिकारी से पूछताछ सीबीआई के रडार पर है। कई बैंक अधिकारी, सरकारी कर्मचारी और निजी लोग भी चार्जशीट में नामजद किए जा चुके हैं। आरोप है कि सरकारी विभागों के करोड़ों रुपए फर्जीवाड़े और रिकॉर्ड में कथित हेराफेरी के जरिए इधर उधर किए गए। सवाल सिर्फ पैसों का नहीं, सवाल यह है कि इतना बड़ा खेल आखिर किसके संरक्षण में चलता रहा। यह था पहला मामला। अब दूसरा मामला, जो अपने आप में दो बड़े मामलों को समेटे हुए है। पहले 117 करोड़, फिर 75 करोड़, और अब सवाल पूरे सिस्टम पर। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक की एक ही चंडीगढ़ शाखा से जुड़े दो मामलों ने पूरे प्रशासन को हिला दिया। पहले चंडीगढ़ स्मार्ट सिटी और म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन से जुड़े करीब 117 करोड़ के कथित घोटाले का खुलासा हुआ। मामला अभी ठंडा भी नहीं पड़ा था कि क्रेस्ट से जुड़े करीब 75 करोड़ की कथित वित्तीय गड़बड़ी भी सामने आ गई। यानी लगभग 200 करोड़ का मामला अब सीबीआई के रडार पर है। कई बैंक कर्मचारी, सरकारी अधिकारी और निजी लोग गिरफ्तार हो चुके हैं, जबकि कुछ के खिलाफ चार्जशीट भी दाखिल हो चुकी है। सवाल यही है कि क्या ये सिर्फ दो अलग अलग मामले हैं या फिर एक ही नेटवर्क की दो अलग अलग परतें। लेकिन अब जरा ठहरिए, क्योंकि जिस मामले की हम आज बात करने जा रहे हैं वो इन दोनों मामलों से भी पहले द खबरसार ने दस्तावेजों के आधार पर आपके सामने रखा था। अफसोस बस इतना है कि शायद उस समय किसी ने उसकी गंभीरता को समझने की कोशिश नहीं की। आज हरियाणा के करीब 590 करोड़ और चंडीगढ़ के करीब 200 करोड़ के मामलों की जांच सीबीआई कर रही है। यानी कुल मिलाकर लगभग 800 करोड़ के मामलों की परतें खोली जा रही हैं। जब आप इन मामलों में करोड़ों के लेन देन के सबूत तलाश रहे हैं, तो जरा चंडीगढ़ बिजली विभाग की उस ऑडिट रिपोर्ट पर भी नजर डालिए, जहां किसी रकम का अंदाजा नहीं लगाया जा रहा, बल्कि करोड़ दर करोड़, एंट्री दर एंट्री, भुगतान दर भुगतान, पूरा हिसाब दस्तावेजों में दर्ज है। आपने बिल्कुल ठीक सुना। अगर हम आपको बताएं कि चंडीगढ़ बिजली विभाग की ऑडिट रिपोर्ट में सिर्फ 3 वित्तीय वर्षों के दौरान ही करीब 500 करोड़ से ज्यादा की वित्तीय अनियमितताओं और कथित गड़बड़ियों के संकेत दर्ज हैं, तो क्या इस मामले की भी उतनी ही गंभीर जांच नहीं होनी चाहिए? और सबसे चौंकाने वाली बात, यह सिर्फ 3 साल का हिसाब है। अगर इससे पहले के वर्षों के रिकॉर्ड भी खंगाले जाएं, अगर हर भुगतान, हर एंट्री और हर खाते की निष्पक्ष जांच हो, तो यह आंकड़ा आखिर कहां तक पहुंच सकता है? इसका जवाब अभी किसी के पास नहीं है। इसका पता तो सिर्फ एक निष्पक्ष और गहन जांच के बाद ही चल सकता है। जिस गंभीरता से हरियाणा और चंडीगढ़ के आईडीएफसी फर्स्ट बैंक मामलों की जांच की जा रही है, उसी गंभीरता से अगर चंडीगढ़ बिजली विभाग की इस ऑडिट रिपोर्ट को भी जांच के दायरे में लाया जाए, तो मुमकिन है कि कई ऐसे नाम सामने आए जिनके बारे में आज तक किसी ने सोचा भी ना हो। और हो सकता है कि जांच के इस डोर का सिरा किसी बहुत बड़े मगरमच्छ तक जाकर पहुंचे। नमस्कार, आप देख रहे हैं द खबरसार और मैं हूं आपके साथ ठाकुर अमनदीप सिंह। आज हम आपको दस्तावेजों, ऑडिट रिपोर्ट और सरकारी रिकॉर्ड के आधार पर दिखाएंगे कि आखिर क्यों हम बिजली विभाग से जुड़े इस मामले को चंडीगढ़ के इतिहास के सबसे बड़े वित्तीय घोटाले में से एक मानते हैं। सबसे पहले हम आपको दिखाएंगे 18 सितंबर 2025 को प्रसारित हमारी वही विशेष रिपोर्ट, जिसमें पहली बार दस्तावेजों और ऑडिट रिपोर्ट के आधार पर इन वित्तीय अनियमितताओं को विस्तार से आपके सामने रखा गया था। और उसके बाद बताएंगे कि इस रिपोर्ट के प्रसारित होने के बाद चंडीगढ़ प्रशासन के भीतर कैसी हलचल मची, किन अधिकारियों तक ये मामला पहुंचा और क्या क्या घटनाक्रम हुए। तो आइए शुरुआत करते हैं
18 सितंबर 2025 की उसी एक्सक्लूसिव रिपोर्ट से। कुछ दिन पहले अखबारों में एक खबर सुर्खियां बनकर सामने आई। 11 अगस्त 2025 को दैनिक भास्कर ने चंडीगढ़ भास्कर संस्करण में लिखा, 5-10 मिनट के बिजली कट झेलने वाला शहर 2-2 घंटे के बिजली कट झेल रहा है। इससे पहले 26 जुलाई 2025 को दैनिक भास्कर अपने चंडीगढ़ भास्कर संस्करण में लिखता है कि वह चंडीगढ़, जहां बिजली का कभी कभार 15 से 20 मिनट का कट लगता था, वहां प्राइवेट होने के बाद 6 से 8 घंटे के कट क्यों लगने लगे। बात तब और गंभीर हो गई जब ये पढ़ने को मिला कि 200 करोड़ मुनाफे में था बिजली विभाग, प्राइवेट होने के 3 महीने में 158 करोड़ घाटे में कैसे। चलिए हम आपको बताते हैं कि आखिर ये कैसे हुआ और बताएंगे भी बिल्कुल विस्तार से। हर एक बात को आंकड़ों के साथ पेश किया जाएगा, जो अपने आप में ये बताने को काफी होगा कि यहाँ दाल में कुछ काला नहीं बल्कि दाल ही काली है। अब इस काली दाल को बनाने में, पकाने में और खाने में किस किस का हाथ है, ये आप इस रिपोर्ट को देखकर अंदाजा लगा सकते हैं। दरअसल बिजली विभाग में लंबे समय से वित्तीय अनियमितताएं चल रही थी, जिनको वर्ष 2021-22 के लेखों के लेखा परीक्षण के दौरान उजागर किया गया। किंतु बड़े खेद से ये कहना पड़ रहा है कि विभाग द्वारा इनके समाधान के लिए आज तक कोई भी कार्रवाई नहीं की गई। इसलिए जब हमें इस बारे में हमारे विश्वसनीय सूत्रों से जानकारी मिली तो पूरी तहकीकात करने के बाद हमने पाया कि कम से कम आम लोगों को इस बारे में पता होना चाहिए कि जनता के पैसे को किस तरीके से न सिर्फ लुटाया जा रहा है बल्कि लूटा भी जा रहा है और किया जा रहा है एक बड़ा घोटाला। बिजली विभाग चंडीगढ़ पावर ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन इंडिया लिमिटेड यानी पीटीसी से टेंडर प्रक्रिया के माध्यम से पावर एक्सचेंजेस पर बिजली की खरीद या बिक्री करता है और ये प्रक्रिया दैनिक रूप में या सरल शब्दों में कहा जाए तो रोजाना की जाती है और उसका पीटीसी को भुगतान किया जाता है या पीटीसी से रिकवरेबल राशि को प्राप्त किया जाता है। बात है 2021-22 के लेखों अकाउंट्स के लेखा परीक्षण यानी ऑडिट की, जिसके दौरान देखा गया कि बिजली विभाग ने अपने वार्षिक घाटे को रिवाइज्ड अकाउंट्स में 100.90 करोड़ से बढ़ाकर 157.04 करोड़ कर दिया। इससे यह स्पष्ट होता है कि बिजली विभाग के अकाउंट्स के बनाने में गंभीर गलती हुई। यहाँ यह भी बताना जरूरी है कि इससे पिछले वित्तीय वर्ष में यानी 2020-21 में 79.18 करोड़ का लाभ दिखाया गया था। अब बड़ा सवाल यह है कि 79.18 करोड़ के प्रॉफिट में चलने वाला बिजली विभाग एक ही साल में आखिर 157.04 करोड़ के नुकसान या फिर घाटे में कैसे आ गया। अब देखा जाए तो यहाँ गिरावट सिर्फ 157.04 करोड़ की नहीं बल्कि 157.04 करोड़ जमा 79.18 करोड़ यानी करीब 240 करोड़ की है, जो अपने आप में किसी बड़े गड़बड़ घोटाले की ओर इशारा करता है। पर कोई देखने सुनने वाला हो तो पता चले। यह पाया गया कि 2020-21 में पीटीसी से 55.81 करोड़ रिकवरेबल होने के बावजूद बिजली विभाग द्वारा 55.81 करोड़ का भुगतान किया गया। इसका मतलब ये कि चंडीगढ़ बिजली विभाग ने पीटीसी से 55.81 करोड़ रुपए लेने थे, पर यहाँ पैसे लेने के बजाय पीटीसी को उल्टा 55.81 करोड़ रुपए दे दिए गए। मतलब कुछ भी बिजली विभाग कुछ भी करता रहे पर कोई देखने सुनने वाला है ही नहीं। यहाँ यह भी देखा गया कि वर्ष 2020-21 में पीटीसी से 15.44 करोड़ की बिजली खरीद की गई और 61.46 करोड़ की सरप्लस बिजली की बिक्री की गई। इस तरह चंडीगढ़ बिजली विभाग की पीटीसी से 46.02 करोड़ की शुद्ध वसूली बनती थी, लेकिन बिजली विभाग के आंकड़ों के अनुसार वसूली योग्य राशि 55.81 करोड़ दिखाई गई, जो कि बिजली की खरीद या बिक्री के आंकड़ों में गलतियां या त्रुटियां साफ दिखाता है। पर फिर वही कोई कुछ देखने सुनने वाला है ही नहीं। बिजली विभाग ने अपने वर्ष 2021 और 2021-22 के अकाउंट्स में अदर इनकम मिसलेनियस रिसिप्ट्स की 142.51 करोड़ की राशि को
पीटीसी या एनआरपीसी के पर्सनल खातों में देय योग्य यानी कि पेएबल अमाउंट दिखाया गया। अगर और बारीकी में कहा जाए तो इसमें 59.88 करोड़ 2020-21 में और 82.63 करोड़ 2021-22 में शामिल हैं, जिसके परिणाम स्वरूप बिजली विभाग द्वारा अन्य इनकम को पीटीसी या एनआरपीसी को पेएबल दिखाकर 142.51 करोड़ की अनियमित देनदारियों की संभावना बनती है, जिसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। इस तरह बिजली विभाग द्वारा इन संस्थाओं को यानी पीटीसी एनआरपीसी को गलत भुगतान किए जाने की पूर्ण संभावना थी, और वो भी 2-4 लाख नहीं बल्कि कई करोड़ों का। पर यहां भी कोई देखने सुनने वाला नहीं। इन संस्थाओं से तय समय अवधि पर वसूलने योग्य राशियों की प्राप्ति की रिपोर्ट या रिकॉर्ड न तो बनाई गई और न ही बनती राशि को वसूला गया। बिजली विभाग चंडीगढ़ के द्वारा वर्ष 2019-20 में 1.30 करोड़ की बिजली खरीदी गई, पर उसकी पेमेंट या उसका भुगतान नहीं किया गया। और तो और 2020-21 और 21-22 में भी 1.30 करोड़ रुपए का भुगतान नहीं किया गया। इस तरह बिजली खरीद की बोगस बुकिंग से इनकार नहीं किया जा सकता, पर इसके बाद बिजली खरीद भी हुई और उसकी पेमेंट भी होती रही। इसी तरह वर्ष 2020-21 में एनआरपीसी से खरीदी गई बिजली की बनती रकम से 3.76 करोड़ का अधिक भुगतान एनआरपीसी को बेवजह कर दिया गया, जिसको अगले वर्ष 2021-22 में रिवर्स कर दिया गया, जो अपने आप में हैरतअंगेज है। जिससे ये साबित होता है कि वर्ष 2020-21 में गलती से या फिर जानबूझकर 3.76 करोड़ रुपए एनआरपीसी को अधिक दे दिए गए, और इसका एहसास होने के बाद या फिर पकड़े जाने के डर से अगले वर्ष 2021-22 में एनआरपीसी को भुगतान योग्य बनती रकम में से 3.76 करोड़ रुपए कम दिखाए गए, ताकि पिछले वित्त वर्ष में एनआरपीसी को हुए अधिक भुगतान को ठीक दिखाया जा सके। इसी तरह मार्च 2021 में बिजली विभाग चंडीगढ़ के पीओपी के आंकड़ों के मुताबिक पीटीसी से 0.33 करोड़ की बिजली खरीद दिखाई गई, पर बिजली विभाग ने 5.72 करोड़ रुपए का खर्चा दिखा दिया। इस तरह पीटीसी को 5.39 करोड़ रुपए का अधिक भुगतान किया गया, पर कोई देखने सुनने वाला नहीं। इसी तरह मार्च 2022 में बिजली विभाग चंडीगढ़ के पीओपी के आंकड़ों के मुताबिक पीटीसी से कोई बिजली खरीद नहीं दिखाई गई, जबकि नवंबर 2021 से मार्च 2022 के दौरान 3.14 करोड़ की बिजली खरीद दिखाई गई, पर बिजली विभाग ने 4.46 करोड़ रुपए का खर्चा मार्च 2022 में दिखाया। इस तरह पीटीसी को 1.32 करोड़ का अधिक भुगतान किया गया। 1 अप्रैल 2019 को एनआरपीसी को 9.10 करोड़ की राशि देय थी। वर्ष 2019-20 में बिजली विभाग द्वारा 28.12 करोड़ की बिजली खरीद एवं 13.22 करोड़ की बिजली की बिक्री दिखाई गई, परंतु बिजली विभाग ने वर्ष 2019-20 में एनआरपीसी को 44.92 करोड़ का भुगतान किया। इस तरह बिजली विभाग द्वारा एनआरपीसी से वसूलने योग्य 20.92 करोड़ की वसूली न करके सरकारी खजाने से एनआरपीसी को अनुचित लाभ दिया, पर फिर वही कोई देखने सुनने वाला है ही नहीं। बिजली विभाग ने वर्ष 2020-21 में एनआरपीसी से 12.88 करोड़ की बिजली खरीद दिखाई, जबकि पीओपी डाटा सेल के अनुसार बिजली खरीद 20.93 करोड़ दिखाई गई। इस तरह वर्ष 2020-21 में बिजली खरीद का 8.05 करोड़ रुपए अनरिकंसाइल्ड यानी कि अस्पष्टीकृत रहा। बिजली विभाग ने वर्ष 2021-22 में एनआरपीसी से 13.31 करोड़ की बिजली खरीद दिखाई, जबकि पीओपी डाटा सेल के अनुसार बिजली खरीद 20.99 करोड़ दिखाई गई। इस तरह वर्ष 2021-22 बिजली खरीद का 7.68 करोड़ रुपए अनरिकंसाइल्ड यानी अस्पष्टीकृत रहा। बिजली विभाग स्पिक और एक्सिस बैंक के साथ समझौते के अंतर्गत स्पिक के संपर्क केंद्रों द्वारा बिजली सप्लाई की प्राप्तियां करता है। एक्सिस बैंक इन प्राप्तियों को सरकारी खजाने में जमा करता है। वर्ष 2019-20 के दौरान पाया गया कि संपर्क केंद्रों द्वारा 818.67 करोड़ रुपए प्राप्त किए गए, लेकिन सेंट्रल ट्रेजरी चंडीगढ़ में 750.79 करोड़ ही जमा किए गए।
इस तरह वर्ष 2019-20 में 67.88 करोड़ की कम वसूली का बिजली विभाग द्वारा कोई भी स्पष्टीकरण नहीं दिया गया और फिर वही कोई देखने सुनने वाला है ही नहीं। ये देखा गया है कि चंडीगढ़ बिजली विभाग की सभी डिवीजनों में वित्त एवं लेखा सर्विस यानी फाइनेंस एंड अकाउंट्स कैडर के अधिकारी तैनात हैं और लेखों के संकलन यानी बनाने के लिए, अकाउंट्स कंपाइलेशन के लिए बिजली विभाग द्वारा सीएज के साथ भी अनुबंध कॉन्ट्रैक्ट किया हुआ है। इसके अतिरिक्त चंडीगढ़ प्रशासन के इंटरनल ऑडिट के द्वारा भी निरीक्षण किया जाता है। ये सारी त्रुटियां या कमियां या सीधे शब्दों में कहा जाए तो वित्तीय हेराफेरियों के बारे में चंडीगढ़ प्रशासन के विभिन्न प्रमुख आईएएस अधिकारियों को समय समय पर अवगत भी करवाया गया है। हमारी जानकारी के मुताबिक साल 2022 के अंत में शुरू हुआ ये ऑडिट साल 2024 की शुरुआत में पूरा हुआ, जब इसकी रिपोर्ट बनकर तैयार हुई। ऑडिट की रिपोर्ट में बिजली विभाग में हुए करोड़ों के घोटाले की रूपरेखा को बखूबी बयान किया गया। इस रिपोर्ट को चंडीगढ़ प्रशासन के कई अधिकारियों को इस उम्मीद के साथ भेजा गया कि वह इस रिपोर्ट को देखकर और समझकर ये घोटाला करने वाले अधिकारियों पर न सिर्फ बनती कार्रवाई करेगी, बल्कि कानूनी कार्रवाई के साथ साथ आरोपी अधिकारियों से रिकवरी भी की जाएगी। पर आज तक ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। जिन अधिकारियों के पास कार्रवाई के लिए इस रिपोर्ट को भेजा गया उनमें आईएएस नितिन यादव, तत्कालीन होम सेक्रेटरी, आईएएस राजीव वर्मा, जिन्हें एडवाइजर टू एडमिनिस्ट्रेटर की कैपेसिटी में ये रिपोर्ट भेजी गई। इसके अलावा बिजली विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों को भी पत्र भेजकर इस घोटाले के बारे में अवगत करवाया गया। पर आज तक इस घोटाले के पीछे छुपे बिजली विभाग के भ्रष्ट अधिकारियों पर ना तो कोई कार्रवाई हुई है और ना ही पीटीसी, एनआरपीसी से करोड़ों रुपए की वसूली ही की गई है। यहाँ कई सवाल खड़े होते हैं, प्रमुख रूप से दो बड़े सवाल। पहला सवाल ये कि या तो अधिकारियों के पल्ले ये रिपोर्ट नहीं पड़ी या फिर उनके पल्ले कुछ और पहले ही पड़ चुका है, जिसकी वजह से वो मजबूरन आंखें मूंद कर चुप बैठने को मजबूर है। यहाँ ये बताना भी जरूरी है कि ये घोटाला किसी की निजी जेब से नहीं, बल्कि जनता के खून पसीने से भरे टैक्स में से किया गया है। दूसरा सवाल कि जिस कैग ने ये रिपोर्ट तैयार कर प्रशासन के आला अधिकारियों को भेजी, वो अब इस घोटाले के ऊपर चुप क्यों बैठा है? क्या सिर्फ रिपोर्ट तैयार करने तक ही उनकी जिम्मेदारी थी, या फिर इस घोटाले को उजागर करने के बाद इसको उचित कार्रवाई तक लेकर जाने का दायित्व भी कैग अधिकारियों का बनता है? जाते जाते आपको एक और दस्तावेज दिखाते हैं। यह है चंडीगढ़ बिजली विभाग की ओर से संबंधित सीए फर्म को जारी किया गया शो कॉज नोटिस। जरा गौर से देखिए। ये नोटिस हमारी 18 सितंबर 2025 की रिपोर्ट प्रसारित होने के बाद जारी किया गया। और सबसे अहम बात, इस नोटिस में हमारी खबर और हमारे YouTube वीडियो का बाकायदा जिक्र किया गया है। यानी जिस खबर को कुछ लोगों ने नजरअंदाज करने की कोशिश की, उसी खबर को आधार बनाकर विभाग अपने ही ठेकेदार से, या दूसरे शब्दों में कहें तो सीए फर्म से जवाब मांग रहा था। अब सवाल उठता है, अगर हमारी खबर में बताए गए तथ्य गलत थे और अगर विभाग के अपने खाते पूरी तरह सही थे, तो फिर बिजली विभाग ने हमारी खबर का हवाला क्यों दिया, हमारे वीडियो को रिकॉर्ड का हिस्सा क्यों बनाया और शो कॉज नोटिस जारी करने की नौबत आखिर आई ही क्यों? लेकिन मामला सिर्फ सीए फर्म तक सीमित नहीं है। सबसे बड़ा सवाल उन अधिकारियों से भी है जिनकी ड्यूटी सरकारी खातों की जांच करना, करोड़ों रुपए के भुगतान का मिलान करना और जनता के पैसे की निगरानी करना थी। आखिर विभाग के डिविजनल अकाउंटेंट कैडर, फाइनेंस एंड अकाउंट्स के अधिकारी और बाकी जिम्मेदार अधिकारी उस समय क्या कर रहे थे? क्या करोड़ों रुपए का लेन देन उनकी जानकारी के बिना हो सकता था, या फिर जवाबदेही कहीं और भी तय होनी चाहिए? ये जांच का विषय है। और अगर ऑडिट रिपोर्ट वरिष्ठ अधिकारियों तक पहुंच चुकी थी, शो कॉज नोटिस भी जारी हो चुका था, फिर उसके बाद क्या हुआ? क्या सीए फर्म ने इस नोटिस का जवाब दिया? अगर दिया तो उसमें क्या कहा? क्या विभाग उस जवाब से संतुष्ट हो गया? अगर नहीं हुआ तो उसके बाद क्या कार्रवाई की गई? क्या किसी अधिकारी की जिम्मेदारी तय हुई? क्या किसी से रिकवरी हुई? क्या किसी के खिलाफ विभागीय या कानूनी कार्रवाई शुरू हुई? अगर इन सवालों के जवाब हाँ में होते तो शायद आज हमें ये रिपोर्ट दोबारा आपके सामने रखने की जरूरत नहीं पड़ती। आज भी यही सवाल अपनी जगह खड़े हैं। क्या ये पूरा मामला सिर्फ एक शो कॉज नोटिस जारी करके फाइलों में दबा दिया गया, या फिर इसके पीछे कोई ऐसी वजह थी जिसके कारण मामला आगे बढ़ ही नहीं पाया? ये सवाल सिर्फ तो खबरसार के नहीं हैं, ये सवाल उन लाखों लोगों के हैं जिनके टैक्स के पैसों से सरकारी खजाना चलता है।
हमारा काम दस्तावेजों, तथ्यों और रिकॉर्ड को आपके सामने रखना है। अब इन दस्तावेजों को देखकर सच तक पहुंचना और जवाबदेही तय करना संबंधित संस्थाओं और अधिकारियों की जिम्मेदारी है, क्योंकि जनता के पैसों का हिसाब किसी ना किसी को तो देना ही होगा।